डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के नियम। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप सभी इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इसको 2-3 बार ज़रूर ही पढ़ लीजिएगा। तो देखते हैं विकास के सिद्धांत। नंबर 1, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चों, जो हमारा विकास होता है वह गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत लगातार चलता रहता है। इसमें ब्रेक नहीं होता। इसकी गति तीव्र अथवा मंद जरूर हो सकती है, परंतु गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विकास हमारा लगातार चलता रहता है, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो प्रत्येक अवस्था में कुछ ना कुछ विकास अवश्य ही होता है। नंबर 2, विकास का एक निश्चित स्वरूप अथवा पैटर्न होता है। विकास जो होता है वह एक निश्चित क्रम से या निश्चित दिशा में चलता है या इसका एक निश्चित पैटर्न होता है। ये विकास के 2 क्रम हैं। पहला है मस्तकाधोमुखी दिशा, जिसको हम सेफेलो-कैजुअल डायरेक्शन कहते हैं। मस्तकाधोमुखी यानी कि मस्तक से लेकर पैरों की ओर। इसमें क्या होता है, विकास मस्तक यानी कि सिर के क्षेत्र से शुरू होकर पैरों की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए जो भी क्रियाएं हैं या जो भी ऐसी कुशलताएं हैं, योग्यताएं हैं जो हमारे मस्तक या सिर के एरिया से संबंधित हैं, उनको हम पहले सीखते हैं। और जो ऐसी क्रियाएं हैं जो हाथों पैरों की हैं या पैरों की दिशा की क्रियाएं हैं, वो हम बाद में सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, कोई 6 माह का, कोई 8 माह का बच्चा है, तो वो सबसे पहले अपने सर को उठाना, अपने धड़ से संबंधित क्रियाएं वो जल्दी सीखता है। और पैरों से, माना उसे फुटबॉल पे किक मारनी है या पैरों से खड़े होकर चलना है, दौड़ना है, जंप करना है, तो ये क्रियाएं वो हमेशा बाद में सीखता है। और हाथों की क्रियाएं पैरों से जल्दी सीख जाता है। तो इसीलिए मस्तक से शुरू होकर विकास पैरों की तरफ बढ़ता है। गर्भावस्था से यदि हम शारीरिक विकास की बात करें तो इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि जो मस्तक है, जो सर है, उसका अनुपात धड़ से बहुत अधिक होता है जब हम छोटे होते हैं और गर्भावस्था में होते हैं। और जैसे जैसे हमारा शरीर बड़ा होता जाता है, परिपक्वता की ओर अग्रसर होता जाता है, तो जो हमारा सर का अनुपात है वो धड़ की तुलना में कम होता जाता है। तो यह इस बात का प्रतीक है कि विकास जो है वो मस्तक से शुरू होकर पैरों की ओर होता है। दूसरा क्रम है निकट दूर विकास क्रम, जिसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन कहते हैं। निकट दूर विकास क्रम, इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रियाएं या जो हमारे शरीर के अंग रीढ़ की हड्डी के पास होते हैं या सेंटर पॉइंट में होते हैं, उनमें विकास पहले होता है, जबकि हाथों पैरों की उंगलियों की तरफ वह बाद में जाता है। उदाहरण के लिए बच्चा करवट बदलना पहले सीखता है या फिर घुटनों चलना पहले सीख जाता है, और उंगलियों की जो क्रियाएं हैं जैसे कंप्यूटर से टाइप करना या लिखना, ये बाद में सीखेगा। तो इसी प्रकार जो धड़ के पास की क्रियाएं होती हैं वो बच्चा पहले सीखता है। तो इस क्रम को हम निकट दूर विकास क्रम कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा विकास की हमारी 2 दिशाएं होती हैं, 2 डायरेक्शन होते हैं, मस्तकाधोमुखी दिशा और निकट दूर विकास क्रम या प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन और सेफेलो-कैजुअल डायरेक्शन। नंबर 3, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी कि जो सामान्य क्रियाकलाप होते हैं, जो सामान्य योग्यताएं होती हैं, वो बच्चे में पहले आती हैं और विशिष्ट योग्यताएं जो होती हैं वो बाद में आती हैं। उदाहरण के लिए बच्चा
बॉल को फेंकना पहले सीख जाता है, लेकिन वो बॉल के जो विशिष्ट खेल होते हैं, बॉल को हाथ में कैच करना, ये सब चीज़ें वो बाद में सीखता है। इसी प्रकार से हाथों से लिखना वह बाद में सीखता है, और बॉल को फेंकना या हाथों से कोई चीज़ उठा के इधर उधर रखना, वो चीज़ें वो पहले सीख लेता है। तो इसीलिए विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नंबर 4, विकास निश्चित अवस्थाओं के अनुसार होता है। हमने पहले भी पढ़ी हैं विकास की अवस्थाएं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। तो प्रत्येक व्यक्ति में निश्चित अवस्थाओं के अनुसार ही विकास होता है, और उसका उन अवस्थाओं का क्रम भी सभी व्यक्ति में एक जैसा होता है। विकास में व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं। विभेद मतलब विभिन्नताएं, यानी कि हमने देखा कि विकास जो है वह एक निश्चित क्रम के अनुसार चलता है, और वह सभी व्यक्तियों में एक समान दिशा में चलता है, लेकिन उसके बाद भी प्रत्येक व्यक्ति अलग है, उसकी विशेषताएं अलग हैं, उसमें अनेकों भिन्नताएं हैं। तो इसीलिए विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई बच्चा राइटिंग में ज़्यादा अच्छा होता है, कोई स्पीकिंग में ज़्यादा अच्छा है, कोई दौड़ने में अच्छा है, किसी बच्चे में साइकिलिंग का हुनर है, किसी बच्चे की बुद्धि ज़्यादा अच्छी है। तो इस प्रकार जो विकास होता है उसमें व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं। विकास की गति तीव्र अथवा मंद हो सकती है। हमने देखा कि विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और विकास निरंतर चलता रहता है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत एक ही गति से नहीं चलता। विकास की जो गति होती है वह किसी अवस्था में मंदी और किसी अवस्था में तीव्र हो सकती है। उदाहरण के लिए शैशवावस्था में विकास की गति तीव्र होती है। इसी प्रकार वय संधि या युवावस्था की जो शुरुआत होती है उसमें भी विकास की गति तीव्र होती है, जबकि प्रौढ़ावस्था में ऐसा माना जाता है कि विकास की गति थोड़ी मंद होती है। विकास के विभिन्न स्वरूप आपस में संबंधित होते हैं। विकास के स्वरूप हमने पढ़े, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास। तो ये जितने भी स्वरूप हैं विकास के, ये आपस में संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए किसी बच्चे का शारीरिक विकास बहुत अच्छा है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा ही होता है प्रायः, और बौद्धिक विकास भी अच्छा ही होता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो मन से प्रसन्न रहते हैं, तो इसीलिए उनका सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। तो इसी प्रकार विकास के जो विभिन्न स्वरूप होते हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ न कुछ विशेषता होती है। विकास की अवस्थाएं जैसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तो इन सभी अवस्थाओं की कुछ न कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनसे उस अवस्था को पहचाना जाता है, जिन्हें हम माइलस्टोन्स भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बाल्यावस्था जो होती है उसमें बच्चे लिखना सीखते हैं और दोस्त बनाना सीखते हैं, ये उनकी गैंगेज होती है। तो इस प्रकार प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं अवश्य ही होती हैं। विकास परिपक्वता एवं शिक्षण का परिणाम है। विकास जो है वह लर्निंग और मैच्योरेशन यानी कि शिक्षण तथा परिपक्वता इन दोनों का परिणाम है। यदि हम चाहेंगे कि हम किसी उम्र के बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, हम उसको कितना ही सिखाने की कोशिश करें, लेकिन यदि उसको सीखने के लिए उसकी बुद्धि या उसकी मांसपेशियां या उसका शरीर के अंग परिपक्व नहीं हुए हैं तो वह उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। इसी प्रकार यदि अगर हम सोचते हैं कि बच्चे में परिपक्वता आ गई है तो वह बिना कुछ सिखाए ही सीख जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। यदि बच्चा 5 साल 6 साल का हो गया, उसका शरीर माना साइकिलिंग सीखने के लिए परिपक्व हो चुका है, लेकिन हमने उसको प्रैक्टिस नहीं करवाई, उसको नहीं सिखाया, तो वह कभी भी साइकिल चलाना सीख नहीं पाएगा। इसी प्रकार बच्चा अगर लिखने योग्य हो गया है तो हमने उसको प्रैक्टिस नहीं कराई, शिक्षण नहीं कराया, तो वह लिखना नहीं सीख पाएगा। इसी के विपरीत यदि बच्चा अभी 2 साल का है, वह लिखने योग्य नहीं हुआ है और हम रोज उसको शिक्षा दे रहे हैं लिखने की, तो क्योंकि परिपक्वता नहीं आई है तो भी वह लिख नहीं पाएगा। तो इसीलिए परिपक्वता एवं शिक्षण दोनों का सही समय पर होना यह विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है।
विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के लिए हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम विकास का पास्ट यानी कि जो पहले हो चुका है और जो अभी चल रहा है उसको देखकर भी भविष्य के बारे में उसकी दिशा निर्धारित कर सकते हैं, उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि विकास के जो सिद्धांत हैं, विकास के जो नियम हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति में एक बराबर होते हैं। विकास विभिन्न तत्वों अथवा प्रेरक तत्वों से प्रभावित होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। विकास को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे कि आनुवांशिकता, वातावरण, जो हमारा क्या कहते हैं स्कूल का वातावरण है, और स्वास्थ्य है, बीमारियां हैं, रोग हैं, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब कि जो हमारी ग्रंथियां हैं, हार्मोन्स हैं, ये सभी चीज़ें विकास को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि विकास के कौन कौन से नियम होते हैं या विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप 2 या 3 बार अवश्य ही पढ़ लीजिएगा। आगे की वीडियो में हम वृद्धि एवं विकास के अंतर को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।